नमस्कार दोस्तों। आज से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जी। एक्वाटिक इकोसिस्टम, पानी वाला इकोसिस्टम, एक्वाटिक। देखते हैं जी। देखो, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो कि वाटर बेस्ड होता है। मेन हैबिटेट कौन सा हुआ इसका? पानी। और इसको हम ना साल्ट कंटेंट के बेस पर तीन हिस्सों में, तीन टाइप में डिवाइड कर देते हैं। अगर तो साल्ट 5 पार्ट्स पर 1000, 5 ppt, मतलब अगर 1000 यूनिट है और उसमें से 5 यूनिट साल्ट है, 5 या 5 से कम, 5 से कम ही लाओ, तो वो क्या होता है जी? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर द साल्ट कॉन्टेंट इज वेरी लो, बहुत कम होता है, और ऑलवेज लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 होता है। साल्ट बहुत कम हुआ तो हो गया जी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जैसे रिवर्स हो गई, नदियाँ, झीलें, तालाब, स्प्रिंग्स, झरने वगैरह, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब किस में आ गए? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। अगर 5 से अधिक है, 5 ppt से अधिक है पर 35 ppt से कम है, तो उसे कहते हैं जी ब्रैकिश वाटर। इसमें क्या होता है? साल्ट कंटेंट होता है इन बिटवीन 5 to 35 ppt। जैसे ईस्चुरीज हो गई, यहाँ हो गई साल्ट मार्शेस, दलदली एरिया जहाँ पर साल्ट हैं, मैंग्रोव्स, स्वैम्प्स। देखो ना, जहाँ पर नदी इधर से आ रही है और इधर क्या है? समुद्र। समुद्र बहुत खारा है, साल्ट हाई है, नदी में साल्ट कम है, तो इन बिटवीन जो एरिया होगा ना, मैंग्रोव्स हो गए, एस्चुरीज हो गई, वहाँ पर ब्रैकिश वाटर होता है जी। ठीक है जी। बहुत कम साल्ट तो फ्रेश, थोड़ा ज़्यादा तो ब्रैकिश। ये याद रखना आपने, 5 to 35 ppt। और अगर 35 ppt से ज़्यादा है तो वो होगा मैरीन, समुद्री इकोसिस्टम। इन वाटर बॉडी में क्या होता है? साल्ट कंसंट्रेशन 35 या 35 से ज़्यादा होती है। जैसे ओशन हो गया, शैलो सी हो गए, सिंपली समुद्र हो गई, ये सब इसमें आ गए मरीन में। ओके जी। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, फ्लोरा फौना की बात करें, तो उनकी क्लासिफिकेशन कैसी होती है? देखो, ये जी आपने नाम याद रखने हैं। न्यूस्टन क्या है, प्लैंकटन क्या है, बेंथोस क्या है, नेक्टन क्या है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। देखो, पहला है जी न्यूस्टन। न्यूस्टन इंपॉर्टेंट नाम है, सभी के सभी इनमें से प्रश्न आ जाते हैं। ये क्या है? अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म है। जैसे देखो जी, पानी है, पानी के सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर जैसे एयर और वाटर इंटरफेस पर पाए जाते हैं। ऊपर एयर होगी, नीचे पानी हो गया। ये क्या होते हैं? अनअटैच्ड। जैसे नीचे कहीं मिट्टी से जुड़े नहीं होते, ऐसे ही फ्री फ्लोटिंग होते हैं ऊपर सरफेस पर। एयर वाटर इंटरफेस पर पाए जाते हैं। जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स हो सकते हैं जो पानी के साथ ऐसे ही बहते रहते हैं। कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, लार्वा हो सकते हैं, इंसेक्ट के लार्वा हो सकते हैं, और स्पाइडर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है जी। ये देख लो, ये वाटर के सरफेस के ऊपर है जी एक कोई इंसेक्ट। ओके, ऐसे न्यूस्टन, प्लैंकटन, नेक्टन, बेंथोस, ऐसे आपने याद कर लेना है। देखो, प्रश्न ऐसे ही डायग्रामों से प्रश्न बनते हैं। इनको एक फोटो की तरह देखकर नहीं छोड़ देना, इनको याद करना है। न्यूस्टन ऊपर है, प्लैंकटन है, नेक्टन है, बेंथोस है। पढ़ते हैं जी। ये देखो, आगे बात आती है पेरीफाइटन। पेरीफाइटन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रो ऑन सबमर्ज्ड सरफेसेस इन फ्रेश वाटर। कोई तालाब है, तालाब के अंदर फ्रेश वाटर है, ठीक है जी, तो इसका ये वाला सरफेस है पानी में डूबा हुआ। तो इसमें कुछ जो ऑर्गेनिज्म, जब प्लांट कह लो, प्लांट पैदा होते हैं, उसे कह देते हैं पेरीफाइटन। इनमें खास क्या होते हैं, डोमिनेट क्या होते हैं? इट इज डोमिनेटेड बाय माइक्रो एल्गी। माइक्रो एल्गी, सूक्ष्म शैवाल, एल्गी, दैट ऑफन फॉर्म लॉन्ग फिलामेंट्स और शीट्स। तो आप देखोगे छोटे 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 काई जम जाती है, हरा हरा रंग के। ठीक है जी। तो दैट कैन कवर द सेडिमेंट्स, प्लांट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे के पूरे कवर कर दे। ठीक है जी।
द पेरिफाइटन कैन बिकम ए कम्प्लेक्स कम्युनिटी ऑफ, देखो सिर्फ इसमें एल्गी नहीं है, इसमें एल्गी भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी आ सकती है, और कई प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स अरीड़धारी जीव जंतु भी आ सकते हैं पेरिफाइटन। सिंपली आपने ये कहना कि जो जो क्या है सबमर्ज्ड सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। पानी है, पानी के नीचे ये सबमर्ज्ड डूबा हुआ सरफेस है, इसके ऊपर जो ग्रो करेगा वो हो गए जी आपके पेरिफाइटन। ठीक, दीज ऑर्गेनिज्म रिमेन अनअटैच्ड टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और अदर सब्सटेंसेस emerge above the bottom mud। देखो ऐसे है, तो जहां से लेकर पानी ऊपर की तरफ आएगा ये emerge कर जाता है ये। ऑर्गेनिजम्स रिमेन अटैच्ड टू स्टेम्स, अगर कोई जहां पर मान लो कि पौधा है तो पौधे के ऊपर जम जाएगी जी काई, उनके पत्तों के ऊपर जम जाती है और ऊपर की तरफ ये emerge होता है। इसको पढ़ लेना, समझ लेना आपने। आगे जी प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इट इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, देखो छोटे छोटे सूक्ष्म प्लांट भी होते हैं और सूक्ष्म एनिमल दोनों जो कि पानी में पाए जाते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, अगर तो प्लांट है उसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो यहाँ किसका सिंबल है, प्लांट का, जैसे एल्गी हो गया। और माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी होते हैं, देखो प्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल दोनों होते हैं। अगर तो प्लांट हो उसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जैसे एल्गी हो गया। अगर तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो तो इसमें आ सकते हैं क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, इनको जू प्लैंक्टन कहते हैं। ओके, क्रस्टेशियंस क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, ये आपने गूगल पे सर्च करना, आगे जाके ये टर्मिनोलॉजी भी हम डिस्कस करेंगे। आप सिंपली याद कर लो, प्लैंक्टन क्या है, पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म प्लांट और सूक्ष्म जीव दोनों। अगर तो प्लांट हो तो फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं उसको, अगर जीव है तो उसको जू प्लैंक्टन कहते हैं। ये एक बात होगी। इनकी और प्रॉपर्टियां देखो द प्लैंक्टन हैव लेस लोकोमोटरी पावर, मतलब ये पानी में हैं पर पानी के बहाव से बह जाते हैं, इनकी अपनी एबिलिटी टू मूव बहुत कम होती है, अपने से ये इधर से उधर बहुत कम जाते हैं, लोकोमोटरी पावर कम होती है, पानी के बहाव के साथ ही ये बहते जाते रहते हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंट्रोल होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर से कंट्रोल होती है। वाटर करंट जिधर को जाएगा उधर को इनकी मूवमेंट हो जाती है, खुद नहीं इधर से उधर जा सकते जी, पानी के बहाव के साथ ही बह जाते हैं प्लैंक्टन्स। ओके जी, आगे है जी नेक्टन। नेक्टन क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्विमर है, स्विम करते हैं, पानी का बहाव किधर भी हो पर ये खुद स्विम करते हैं, तो इसलिए अगर स्विम करते हैं तो इनको वाटर करंट को ओवरकम करना पड़ता है। वाटर करंट के प्रभाव, उनकी फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ता है, इनको सहना पड़ता है अपनी पावर से। अगर मान लो करंट इधर की डायरेक्शन में है तो कोई मछली है वो इधर जाना चाहती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसलिए ये रिलेटिवली बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं। ठीक है, और इनके डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं जी। स्मॉल स्विमिंग इंसेक्ट्स हो सकते हैं, 2 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं, और ब्लू व्हेल भी हो सकती है। ठीक है जी, इसके बाद आता है जी बेंथोस। तो मैंने बेंथोस को ऐसे याद रखा था, बी फॉर बेंथोस, बी फॉर बॉटम, जो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर बॉडी के बॉटम पे, सतह पर, ऊपर नीचे, बॉटम पर, कहाँ, वाटर बॉडी के बॉटम पर। तो अगर बहुत नीचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ सनलाइट कम पहुँचेगी, वहाँ ऑक्सीजन भी कम होगी। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है जी, उनकी ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। और वैसे भी जो सनलाइट है और ऑक्सीजन है, कितनी सनलाइट वाटर बॉडी में जा रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, उसमें कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, ये 2 मेन फैक्टर हैं जो कि लिमिटिंग फैक्टर हैं। लिमिटिंग फैक्टर समझते हो भी, अगर इन फैक्टर्स में थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो उस हिसाब से इकोसिस्टम में काफ़ी चेंज हो जाता है। ये 2 ऐसे फैक्टर हैं
जो कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम को डिसाइड करते हैं, या सिंपली कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी इन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब याद करो जरा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या था? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मॉइस्चर कितना है जी, हवा में मॉइस्चर कितना है और टेम्परेचर कितना है, इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती थी। ये मेन लिमिटिंग फैक्टर थे। ओके, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या हुआ जी आपका? ये वाले दो, सनलाइट कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है। ओके जी, पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो डिक्रीज करती जाती है, सनलाइट कम होती जाती है। ऑब्वियसली बात है कि ये वाटर बॉडी है, ठीक है जी, ऊपर से सनरेज पड़ रही है तो सतह पर सनरेज ज़्यादा होगी, जहाँ कम होगी कम होगी कम होगी और कम होगी, नीचे जाते जाते ये डिक्रीज कर जाती है। और कितनी सनलाइट अवेलेबल है एक्वाटिक सिस्टम में, तो उस हिसाब से हम इसको जोन में डिवाइड कर सकते हैं। जोन में कैसे? देखो, पहला है फोटिक जोन। फोटिक का मतलब सनलाइट है। अपर लेयर ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, जहां तक लाइट पेनिट्रेट करती है, लाइट पेनिट्रेट हुई इसका मतलब वहां फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी। तो कहने का मतलब जहां तक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं फोटिक जोन। ठीक, और इसकी कितनी डेप्थ है वो डिपेंड करता है पानी की ट्रांसपेरेंसी कितनी है। अगर पानी ट्रांसपेरेंट होगा तो नीचे तक लाइट जाएगी और ये काफ़ी डीप जोन होगा जहाँ तक फोटोसिंथेसिस हो सकती है। एफोटिक जोन क्या हुआ जी? जहाँ पर ऐसे जो डीप जोन है, काफ़ी गहरे जोन है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जहाँ पर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट क्या होती है? बहुत कम होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, जाती ही नहीं। डीप जोन वेयर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, जहाँ पर थोड़ी लिखा नहीं है, इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। इसके कारण क्या होता है? प्लांट ग्रोथ बहुत कम होती है। जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, अगर फोटोसिंथेसिस होती तो ऑक्सीजन जनरेट होती, तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही और वहाँ के जो जीव जंतु हैं जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन तो हो रही है, अगर रेस्पिरेशन होगी तो फिर क्या होता है जी? नेट कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसको जरा समझ लें। फोटोसिंथेसिस हुई, हवा से CO2, जब पानी में CO2 जो है वो यूज हुआ और ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन O2, ठीक है जी। जो हमारे शरीर के अंदर भोजन बनता है, जब जीव जंतु सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो भोजन टूटता है और क्या निकलता है बाहर? CO2 निकला। अच्छा, अब नीचे क्या है? जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, वहाँ पर रेस्पिरेशन तो हो रही है। रेस्पिरेशन में क्या है? ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही है और CO2 निकल रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और CO2 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो डीप जोन है, डीप रीजन है, इसको प्रोफंडल जोन भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ संबंधित एक कंसेप्ट है जी विंटर किल। विंटर किल, देखो ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है? कट ऑफ सनलाइट ड्यू टू स्नो कवर ऑफ आइस ऑन वाटर बॉडी। तो जब क्या होता है? ठंडियाँ पड़ती हैं, बहुत सर्द रुत आ जाती है, तो नीचे क्या होता है? सॉरी, ऊपर क्या है? बर्फ की लेयर जम जाती है, जम गई बर्फ, ठीक है। अच्छा, बर्फ जम गई, अब क्या है? जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर नहीं जा पाएगी। ओके, तो सनलाइट कट ऑफ हो जाएगी ना। सनलाइट कट ऑफ होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो CO2 की अब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और जो ऑक्सीजन है सिस्टम में वो रेस्पिरेशन के थ्रू कंज्यूम होती जाएगी। ठीक, और एक टाइम आ जाएगा जब ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगी। जितना शैलो लेक होगी, जितनी कम गहरी होगी, उतनी ही जल्दी ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होता है? फिश डाई कर जाती है, फिश डाई करेगी, मर गई जी। और जब गर्मियाँ आई, जब बर्फ़ पिघली, तो देखा जाता है कि नीचे कितनी ज़्यादा मछलियाँ मरी पाई जाती हैं। तो जब आइस मेल्ट होती है तो देखा जाता है कि कितनी डेड फ्लोटिंग फिश वहाँ पर है। इसे कहते हैं विंटर किल, सर्दियों ने मछलियों को मार दिया। ठीक है जी, ये एक कंसेप्ट था। आगे हम पढ़ते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन होती है। कहाँ से आती है जी ऑक्सीजन? ये देखो, ये कोई पानी का है, ठीक है जी, पानी वाटर बॉडी है,
तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो जहाँ से भी ये ऑक्सीजन घुलती रहती है पानी में। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो भी इंटर करती है किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। कैसे, थ्रू एयर वाटर इंटरफेस, ऊपर से हवा से पानी में घुलता रहता है जी ऑक्सीजन। ठीक है जी, एक बात। और दूसरा क्या है जी, थ्रू प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। पानी के अंदर जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या होगा जी, वो ऑक्सीजन निकालेंगे। ये दूसरा मेन सोर्स हो गया जी। पर साथ ही साथ ऑक्सीजन डिप्लीट भी होती है जी, खत्म भी होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। कैसे, अगर हवा से ऑक्सीजन पानी में घुल रही है तो पानी से भी हवा में जा रही है, एस्केप हो रही है जी ऑक्सीजन। कहाँ से, फ्रॉम द वाटर बॉडी, एयर में, एयर वाटर इंटरफेस के थ्रू, ऊपर सरफेस के थ्रू। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि पानी के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजन बन रही है, साथ ही पानी में रहने वाले जीव जंतु रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन करेंगे तो उनका भोजन टूटेगा, उनका भोजन टूटेगा तो CO2 रिलीज होगा और ऑक्सीजन की कंजप्शन होगी। ये बात हमने समझ ली। रेस्पिरेशन के कारण भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है। हवा से पानी में ऑक्सीजन घुली, पानी से हवा में गई, पानी में फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन बनी, पर पानी में ही जीव जंतुओं ने रेस्पिरेशन की, उन्होंने ऑक्सीजन को यूज किया। ठीक है जी। तो कितनी पानी में ऑक्सीजन है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तो पानी गर्म है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो ऑक्सीजन है वो कम होती जाती है, वो कम घुलती है। ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वार्म वाटर, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर पानी गर्म होगा ना, पानी गर्म होगा तो वहाँ पर डीकम्पोजर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और डीकम्पोजर की एक्टिविटी जब बढ़ती है तो वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म विघटन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। विघटन किसका करते हैं, विघटन मतलब डीकम्पोजिशन, वो किसका करते हैं जी, ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है ना। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी ऑक्सीजन कम हुई एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक तो ऑक्सीजन वैसे ही नहीं घुलेगी पानी में, और जो है वो क्या है, कंज्यूम हो जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनकी डीकम्पोजिशन में। और जब डीकम्पोजिशन करते हैं तो फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जैसे डीकम्पोजिशन समझो ना, जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर है, पत्ते वगैरह है, जहाँ पानी में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो मर गए, तो उनका जो शरीर है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसको कीड़े मकोड़े खाएंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव खाएंगे। जब सूक्ष्म जीव खाएंगे तो उनमें रेस्पिरेशन होगी, तो रेस्पिरेशन होगी तो आपकी ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी। ओके, तो हम कह सकते हैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेट ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं जी। अदर लिमिटिंग फैक्टर, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। कौन से इकोसिस्टम को, पानी वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम को। पहले है जी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, धूल मिट्टी वगैरह कितनी है, रेत हो सकती है, सिल्ट हो सकती है। देखो, रेत होगी बारीक मिट्टी, बारीक कण वाली मिट्टी, थोड़ी मोटी होगी तो सिल्ट हो गया। तो कहने का मतलब मिट्टी वगैरह कितनी घुली है पानी में, वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन वगैरह कितने हैं, जिससे कि क्या हो गया जी, पानी की ट्रांसपेरेंसी कम होगी। ठीक है, जितना कुछ ऐसी चीज़ें घुली होंगी वो होते हैं जी वहाँ पर उसको कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। तो उस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी भी इफेक्ट होती है और पेनिट्रेशन ऑफ लाइट भी इफेक्ट होती है। अगर लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है। ये बात। आगे देखो जी, टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर, ये बात हम जानते हैं कि वाटर की क्या होती है, स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। मान लो एक यूनिट ऑफ पानी है, एक इतना यूनिट पानी है, इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसे कहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट। तो पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, मतलब
मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, किसके लिए? पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। पानी का टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाना है तो हीट ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब पानी जल्दी गर्म नहीं होता, पानी जल्दी ठंडा नहीं होता। हम कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बॉडीज टू लोअर इट्स टेम्परेचर। अगर उसका पानी कम करना, अगर टेम्परेचर कम करना है तो काफ़ी अधिक हीट रिमूव करनी पड़ेगी। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो काफ़ी अधिक हीट ऐड करनी पड़ेगी। तो पानी जल्दी ठंडा नहीं होता, पानी जल्दी गर्म नहीं होता। ओके, तो इसलिए जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनका नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट होती है, क्योंकि उनका पानी का टेम्परेचर एक खास दायरे तक रहता है। तो उस हिसाब से मान लो कि पानी का टेम्परेचर है आपका 15 से, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 15 से 20, तो ये छोटी सी दायरे तक में ही रहने वाले ज़्यादातर जीव जंतु वहाँ पाए जाएंगे। वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म का क्या है? नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट होता है। इसी के कारण अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया ना वाटर टेम्परेचर, तो वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए खतरा बन जाता है। ये बात होगी जी। और आगे पढ़ते हैं जी लेक इकोलॉजी, जी नेक्स्ट क्लास में करते हैं जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, आपने पढ़ते जाना है जी, हम ऐसे ही सिलेबस ख़त्म करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।